हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई। चैप्टर 6 चल रहा है। डेट हो गई है आज 24 जून 2026। हम पेज नंबर 246 पे हैं और हमारा मेन टॉपिक चल रहा है इसमें एनालिसिस ऑफ जेलेसी। जी इससे पहले हम क्या करे थे? एनालिसिस ऑफ अमेटिवनेस। यस तो इस क्रम में 246 पे मैरी ओमस्टड कह रही है कि लेट रीजन then be cultivated and love and compassion also, and when one is inclined to be jealous of others, let him subject himself to a course of self examination, and this will soon put to flight such wicked and unjust thoughts and passions as jealousy creates. लेट रीजन देन बी कल्टिवेट, जैसे ही रीजनिंग को कल्टिवेट करोगे, किसी इंसान के अंदर एक विवेकशीलता को कल्टिवेट करोगे, सोचने समझने की बात को लेकर के उसको बढ़ावा दोगे किसी इंसान में सुधार करते हुए, एंड लव एंड कंपैशन आल्सो, और साथ में लव और कंपैशन भी कल्टिवेट करोगे किसी जनरेशन में आगे। तो कह रहे हैं व्हेन वन इज इंक्लाइन टू बी जेलस, तो जब भी कोई जेलस होगा दूसरों के लिए, तो वो खुद सेल्फ एग्जामिनेशन के कोर्स में चला जाएगा। फिर अगर उसके पास रीजनिंग होगी, लव और बिल्कुल कंपैशन से उसको परवरिश, तो जब वो सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा तो तुरंत जल्दी ही तत्काल ही वो ये जो विक्ड और अनजस्ट थॉट्स हैं जेलेसी के रूप में, इनसे वो दूर भाग जाएगा, हट जाएगा। हम्म, इन पैशन जेलेसी, जो उन पैशन से जो के जेलेसी क्रिएट करते हैं, उनसे उसमें समझ आ जाएगी तो वो उनसे दूर हो जाएगा। अगर हम कल्टीवेट कर दें किसी भी तरह से, सत्संग के माध्यम से, बच्चों की परवरिश के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, तो हम उसे उतना सक्षम कर देंगे कि वो जो ये जेलेसी पैदा करने वाले विचार और पैशन हैं, इनसे वो फ्लाइट कर जाएगा। लेट हिम रिफ्लेक्ट दैट इट इज ए स्टैंडिंग मैनेक एंड इंसल्ट फॉर वन टू बी कॉन्स्टेंटली जेलस टू अनदर, और उसे ये समझ में आ जाएगा, वो इस पे चिंतन मनन कर लेगा मितपाल भाई कि एकदम ये खतरा है। स्टैंडिंग मैनेक का मतलब होता है खड़ा खतरा। जैसे एकदम खाई होती है ना, खड़ी, हाँ जी जैसे ऊपर बिल्डिंग के किनारे पे बंदा खड़ा है और वो एकदम वो खड़ा खतरा है ना, जरा सा भी आगे गया तो तुरंत नीचे गिरेगा। टॉप भी नहीं है, एकदम खड़ा खतरा है। उसकी समझ में आ जाएगा, वो चिंतन मनन कर लेगा। एंड इंसल्ट फॉर वन टू बी कॉन्स्टेंटली जेलस टू अनदर, जो दूसरों के लिए लगातार जेलस करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से खड़ा खतरा, एकदम गिरावट में आ ही जाएगा अगर नहीं बचा इस पे। तो ये समझ में आ जाएगा उसके, वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने अंदर। इट इज ए मोस्ट डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव पैशन एंड लीड्स टू अटर डिमोरलाइजेशन ऑफ ऑल दैट इज गुड एंड नोबल। और भाई बहुत ही गजब की लाइन दे दी स्टैंटन ने, कह रही है ये जो जेलेसी है मोस्ट डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव पैशन है। पैशन का मतलब होता है जुनून। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाला जुनून है जेलेसी। और ये बिल्कुल निरा, अटर का मतलब होता है निरा, ये डिमोरलाइज कर देता है सारे अच्छे गुण जो होते हैं किसी इंसान के अंदर, दूसरे जी बिल्कुल को एक तरह से डिमोरलाइज कर देता है बिल्कुल। इतना खतरनाक और इतना डिस्ट्रक्टिव पैशन है ये जलन, जेलस। इट इज ऑफ persecution, of misery, and of unspeakable suffering, and often ends in murder, suicide and madness। और भाई जेलसी तो जननी है, ये तो पिता है किसी को उत्पीड़न कराने के लिए। कोई किसी का उत्पीड़न करता है तो उसके जेलसी की वजह से कर सकता है, ये फिर पैदा करता है, ये जनक है उत्पीड़न, उत्पीड़न का, ये जनक है सारी दुर्गति का, ये जनक
उन सारी जिन्हें कहा भी नहीं जा सकता उन सारे कष्टों का। भाई फिर इसका अंत होता है या तो ये मर्डर कर देता किसी का, करा देता जेलसी, या सुसाइड करा लेता इंसान की, या वो फिर उसे मैडनेस में धकेल देता। इतना खतरनाक है भाई ये जेलसी। बिल्कुल। Jealousy is sometimes the cause of serious physical disturbances, and the disturbances are proofs of physical basis of the sentiments. जेलसी कभी कभी सीरियस फिजिकल डिस्टरबेंस का भी वो है। शरीर में भी जेलसी करोगे तो आपको जलन होगी, आपका हाजमा बिगड़ेगा, आपको पित्त बनने लगेगा, आपका बीपी बिल्कुल बढ़ने लगेगा, है अमित। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये फिजिकल डिस्टरबेंस, सीरियस फिजिकल डिस्टरबेंस का कारण भी बनती है जेलसी। और ये दीज डिस्टरबेंसेस आर प्रूफ्स, और ये फिजिकल डिस्टरबेंसेस जो इस बात का सबूत है, फिजिकल बेसिस ऑफ सेंटिमेंट है ये अपना आप। स्ट्रेंज that so many years of observation of the serious pathological changes wrought in the visceral organs by the overindulgence in jealousy and kindred passions should not have taught physicians the locality of the mind and the source whence each mental faculty derives its functional support, particularly as we have marked all the various types of animals, which are so many experiments ready prepared for us by nature. कह रहे ये बड़ा अचंभे की बात है कि सालों साल के ऑब्जर्वेशन के बाद इन सीरियस पैथोलॉजिकल चेंजेस को भी, जो कि विसरल ऑर्गन्स पे आते हैं, लिखे जाते हैं, अंकित हो जाते हैं इस ओवर इंटेलिजेंस इन जेलसी की वजह से, kindred passions should not have taught physicians the locality. फिर भी फिजिशियंस को इस जुनून ने नहीं सिखाया कि दिमाग में कहां पर इसकी लोकेलिटी है, इन जो विसरल ऑर्गन्स में त्रुटियां हो जा रही हैं उनकी। फिर भी नहीं समझ पाए कि माइंड के लेवल पे कहां है गड़बड़ और सोर्स कहां है इन मेंटल फैकल्टी के रूप में, जो इसको फंक्शनल सपोर्ट कर रहा है विसरल ऑर्गन को। पर्टिकुलरली वी हैव एज क्यूअर साहब ने रिमार्क करा खास करके इस बारे में, क्या इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं कि ऑल द वेरियस ट्राइब्स ऑफ एनिमल्स विच आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स रेडी प्रिपेयर्ड फॉर अस बाय नेचर। भाई कई सारी ट्राइब्स हैं एनिमल्स की जो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हैं, नेचर ने प्रिपेयर करें, फिर भी नहीं आप माइंड के लेवल पे कहां से गवर्न होती है किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग, उसको फिर भी नहीं मार्क कर पाए। Physiognomists must always refer the animal kingdom for verification and explanations when anything seems obscure in the human subject. For the methods which nature has pursued in the course of evolutionary development are common to both the animal and human kingdoms, and the best way to trace phenomena is to look for its meanings in the primary or primitive state of development. भाई फिजियोग्नोमिस्ट ने हमेशा इस बात के लिए रेफरेंस दिया है, एनिमल किंगडम का रेफरेंस लेके चलता है फिजियोग्नोमिस्ट वेरीफाई करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए किसी भी गुण को, किससे, ह्यूमन सब्जेक्ट से। तो वो बेसिकली कहना ये चाह रही हैं कि फिजियोग्नोमिस्ट जो है पीछे एनिमल्स के स्वभाव को पकड़ के इंसान के अंदर स्वभाव समझने की कोशिश करते, एनिमल की फिजियोग्नोमी को समझ के एनिमल इंसान में उनको प्रूव करने की या ऑब्जर्व करने की एग्जाम्पल देते हैं वो कि भाई एनिमल में देखो और उसे इंसान में पकड़ो उस गुण को। तो जब दे रखा नेचर में इतने सारे एनिमल्स आपने, और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के दौरान जो कॉमन रहे हैं एनिमल और ह्यूमन किंगडम दोनों साथ साथ इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए, तो वहां से ले लो तुम इस चीज की नॉलेज। एंड द बेस्ट वे द ट्रेस फिनोमिना, और बहुत ही अच्छा तरीका है ये घटनाक्रमों को ट्रेस आउट करने के लिए मीनिंग के रूप में। प्राइमरी प्रिमिटिव स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कैसा था और आज कैसा हो गया, फर्स्ट बाय ट्रेसिंग इट अलोंग अप द लाइन ऑफ physiological unfoldment we arrived at its final and full meaning
when we observe its action in the human being confirming or coinciding with its appearances in the animal. और फिर लास्ट में ये कह रही है कि यदि आप एनिमल्स को ऑब्जर्व करो, उनकी हरकतों को ऑब्जर्व करो, तो ये जितने भी फिजियोलॉजिकल डेवलप वो है, लाइन ऑफ फिजियोलॉजिकल अनफोल्डमेंट, जितना भी अनफोल्ड हो जाएंगे सारे के सारे प्रोसेस जो फिजियोलॉजी में होते हैं, और फिर आप फाइनल पहुंच जाओगे जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हो एक्शन को उसके इंसान में। तो एनिमल में जितने भी फंक्शनिंग हो रही है फिजियोलॉजिकल, उसके माध्यम से आप इंसान में भी कंफर्म हो जाओगे और उसको कोइंसाइड कर लोगे कि भाई ये एनिमल में मिलता है इस तरह के, तो ऐसा स्वभाव इंसान में इसलिए आ रहा। जैसे इसलिए आ रहा है। को, घोड़े को, लोमड़ी का, कैमल का, डॉग का एग्जाम्पल नहीं दे रहे वो पीछे, हाँ जी, हाँ जी, वहां से ऐसे ही गुणों वाला, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन वाला इंसान अगर कोई है तो उसके गुण भी पहचान लेंगे भाई। बिल्कुल। और ये हाँ, सब ये है कि एनिमल, आपको कहीं किसी को मारने की या काटने छाट के ढूंढने की जरूरत नहीं। आप इंसान एनिमल्स के गुणों को देख लो, उनके शरीर की बनावट देख लो और इंसान में उनको ऑब्जर्व कर लो। आप कुछ कह रहे थे अब? बिल्कुल। मैं यही कह रहा था, ये सब एनिमल कैरेक्टर ही हैं जी, रिवेंज। हाँ, एनिमल से इवोल्व होके आए ना आगे हम, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए एनिमल हमारी बड़ी मदद करते हैं इंसानों के गुणों को समझने में। कहते हैं ना ये ओफिडिया है, ये ये स्पाइडर प्लांट। है, क्यों कह देते हैं? क्योंकि उनके गुण हैं इसमें, अमित भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए फिजियोग्नोमिस्ट ने हमेशा कहा भाई वहां जाकर तुम वो कर लो कंपैरिजन और इस नॉलेज को बढ़ाओ इंसानों बिल्कुल। में। चलो यहीं रुकते हैं भाई आज। हाँ जी भैया। राम 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 भैया। राम भैया।